जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 500 प्लस जीके क्वेश्चन की सीरीज करा रहा था। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब इसमें हम करते हैं 16वां क्वेश्चन। प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन गैस हरे फलों को पकाने के लिए काम आती है। अगला प्रश्न, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत अभी तक कितने पूछ लिया जाए, भारत अभी तक कितनी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। कब कब भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, ये वर्ष हो जाएंगे 1949, 1966 और 1991, 1991। 3 बार अभी तक भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी द्वारा दिया जाता है। विकल्प है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार यूएनओ की एक एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा 1952 से विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1952 से दिया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को संस्था द्वारा। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को को 1946 में यूएनओ से जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 1946 में जुड़ी थी यूएनओ से यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना में अधिक शक्तियां, यह कथन किसका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना में अधिक शक्तियां, यह कथन किसका है। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनमें से कोई नहीं। विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न, हरारे किस देश की राजधानी है। हरारे किस देश की राजधानी है। विकल्प है तंजानिया, जाम्बिया, केनिया, जिम्बाब्वे। तो हरारे किस देश की राजधानी हो जाएगी, जिम्बाब्वे की। ठीक है दोस्तों, केनिया की राजधानी है नैरोबी, नैरोबी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो जाम्बिया की राजधानी हो जाएगी लुसाका, लुसाका। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तंजानिया की राजधानी क्या होगी, तंजानिया की राजधानी हो जाएगी डोडोमा, डोडोमा। ठीक है दोस्तों, कनाडा की राजधानी क्या होती है, कनाडा की ओटावा, ओटावा कनाडा की। कुछ राजधानियां और बता देता हूँ, ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी हो जाएगी नुक, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, एकास्टिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। एकास्टिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। विकल्प है ध्वनि के गुणधर्म का,
चुंबक के गुणधर्म का, किसी देश की भौगोलिक स्थिति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि के गुणधर्म का। एकास्टिक्स में जिसका हम अध्ययन करते हैं वो होता है ध्वनि के गुणधर्म का। ठीक है दोस्तों, इसमें एक लाइन और लिख लेना, ध्वनि के गुण के कारण ही हम, ध्वनि के गुण के कारण ही हम अपने परिचितों को बिना देखे उसकी आवाज़ सुनते ही पहचान जाते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्वनि के गुण के कारण ही हम अपने परिचितों को बिना देखे उसकी आवाज़ सुनते ही पहचान जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प है अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद यहाँ पे 312 कर लेना, अनुच्छेद 312। तो इसका उत्तर हो जाएगा 124। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें भी 124 में भी ए बी सी डी ये पूछ लिया जाए 1 2 3 4, तो 124 4 में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर इम्पीचमेंट का लगाना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 86 में क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 86 में क्या है, तो अनुच्छेद 86 में इसके तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। इसके तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर राष्ट्रपति के द्वारा, वीटो पावर राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 312 में क्या है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, पोमोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पुष्पों का, परागकणों का, घास का, फलों का। तो पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का। ठीक है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोलॉजी में किया जाता है पुष्पों का। एंथ्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का। एंटोमोलॉजी में किसका किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बड़े या छोटे सभी पिंड, बड़े या छोटे सभी पिंड विकल्प में है एक ही आवेग से गिरते हैं, एक ही बल से गिरते हैं, एक ही संवेग से गिरते हैं, एक ही त्वरण से गिरते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक ही त्वरण से गिरते हैं, एक ही त्वरण से गिरते हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जोड़ देता हूँ। निर्वात में वस्तु का भार, निर्वात में वस्तु का भार अगर ज़्यादा या कम होगा या रहेगा तो दोनों वस्तु एक साथ ही गिरेंगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, निर्वात में वस्तु का भार अगर ज़्यादा ओब्लिक कम रहेगा तो दोनों वस्तु एक साथ ही गिरेंगी। दूसरी बात, जहाँ निर्वात नहीं होगा वहाँ भारी वस्तु पहले गिरेगा, जहाँ निर्वात नहीं होगा वहाँ भारी वस्तु पहले गिरेगी, कम भार वाली वस्तु बाद में गिरेगी, जिसमें कम भार होगा वो बाद में गिरेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, रेडियो तरंगों की आवर्ती का मात्रक क्या है? रेडियो तरंगों की आवर्ती का मात्रक क्या है? इसके विकल्प है एंगस्ट्रॉम, फर्मी, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य से क्या नापते हम? एंगस्ट्रॉम, तरंग धैर्य से नापते एंगस्ट्रॉम, तरंग धैर्य, तरंग
धैर्य। ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा में हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा किससे नापते हैं? एम्पियर से। विद्युत धारा एम्पियर से। और प्रतिरोध ओम से। प्रतिरोध नापता है ओम से। ओम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? दोस्तों ये प्रश्न यूपी पुलिस ने पिछली बार 2 बार पूछा है, एक बार रीजनिंग में, एक बार जीके क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? विकल्प है यकृत, जिगर, वर्क, गुर्दा, अग्नाशय या जठर। तो इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यकृत, लीवर या जिगर। यकृत, लीवर या जिगर। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ और बातें बता देता हूँ आपको, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। जो हमारा यकृत होता है उसका वजन 1-1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। मानव का सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि, मतलब कि अंदर जो स्रावी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? वो होती है थायराइड। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं, फाइकोलॉजी अध्ययन है। फाइकोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? हम फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विकल्प है कवक का, पौधों के जनन एवं विकास का, जीव कोशिका के निर्माण एवं विकास का, और शैवाल का। बताइए दोस्तों इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल का। फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शैवाल का। अगर पूछ लिया जाए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का। माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, यौन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यौन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? विकल्प है पिता के रक्त समूह द्वारा, माता के रक्त समूह द्वारा, पिता के क्रोमोसोम द्वारा, माता के अंडाशय द्वारा। विकल्प दोबारा से बोल देता हूँ, पिता के रक्त समूह द्वारा, माता के रक्त समूह द्वारा, पिता के क्रोमोसोम द्वारा, माता के अंडाशय द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पिता के क्रोमोसोम्स द्वारा। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जिसमें एक जोड़ा क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें एक जोड़ा हमारा क्रोमोसोम का एक जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगर XY को सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, XY को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जब XX मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। याद रखना, XX लड़की। ठीक है दोस्तों। और XY का मिलने से क्या होगा? XY लड़का। ठीक है दोस्तों। XY से लड़का। अगला प्रश्न करते हैं, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? विकल्प है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीरोफाइट। जीरोफाइट में हम अध्ययन करते हैं शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों का। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट में किसका अध्ययन करते हैं? तो हाइड्रोफाइट में अध्ययन करते हैं जल में उगने वाले पौधे का। जल में उगने वाले पौधे का। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेसोफाइट में किसका अध्ययन करते हैं? मेसोफाइट में, तो मेसोफाइट में अध्ययन करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे का। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे का। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइग्रोफाइट में किसका अध्ययन करते हैं?
तो हाइग्रोफाइट में करते हैं दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों का, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों का। अब इसमें एक और जोड़ लिया जाए, लिथोफाइट। लिथोफाइट, तो लिथोफाइट में अध्ययन करते हैं कड़ी चट्टान पर उगने वाले पौधे का, जो बहुत कठोर चट्टान होते हैं उस पर जो पौधे उगते हैं उसे बोलते हैं लिथोफाइट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रश्न हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।